बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका मई जून 2017 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, उसमें ये आप देख सकते हैं जाके। इसके अलावा 2020, 2019, 2018 विंटर समर के जो पेपर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वहाँ पर फोल्डर वाइज, उसको भी जाकर देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। और जो प्रैक्टिस है अकाउंटिंग के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स जो हैं वो बड़ी आइडियल किस्म की चीज़ है, क्योंकि जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे इतना फिर आपको यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि एग्जामिनर कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकता है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू फील और इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग विद A+। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से करते हैं। अ कंपनीज इक्विटी इज़ मेड अप एज शोन कि कंपनी की इक्विटी जो है वो इस तरीके से है कि 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.25 ईच। तो ये $25,000 का अमाउंट बनता है। शेयर प्रीमियम जो है 3,000 का है और रिटेन अर्निंग्स जो है वो $8,000 की है। द फॉलोइंग टुक प्लेस, क्या क्या हुआ? अ बोनस इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड वॉज मेड कि हर शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर्स थे, हर 5 के बदले एक बोनस इशू आपने किया है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं या बोनस इशू जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मली कंपनी को डिविडेंड हम शेयर्स की सूरत में दे रहे होते हैं और डिविडेंड कैश नहीं देते, कैश फिर किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल हो जाता है, हम फर्दर शेयर्स इशू कर देते हैं। अच्छा, शेयर्स जब इशू करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि नॉर्मली रिटेन अर्निंग से ये करते हैं, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम आपको दिया हुआ हो तो शेयर प्रीमियम जनरल रिज़र्व से भी करते हैं इसको, तो शेयर प्रीमियम से पहले करेंगे और उसके बाद फिर रिटेन अर्निंग से यूज़ करेंगे इसको। तो ये कंसेप्ट जहन के अंदर रखिएगा कि अगर आप बोनस इशू कर रहे हैं तो पहले आप शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद फिर रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 100,000 ये थे और ये कहता क्या है कि हर 5 के बदले, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब है 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो आप इशू कर रहे हैं और 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट कितनी बनेगी? ये देखें 0.25, ये नॉर्मली पार वैल्यू से ही करते हैं, तो $0.25 का एक है। तो 20,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, यू गेट 5,000, यानी $5,000 क्या आप बोनस इशू कर रहे हैं। $5,000 में से क्या करेंगे? शेयर प्रीमियम कितना है? शेयर प्रीमियम 3,000 है और रिटेन अर्निंग यहाँ से 2,000 आप लेंगे ताकि ये 5,000 पूरा हो जाएगा। इसका मकसद है शेयर प्रीमियम तो ख़त्म हो गया और जो रिटेन अर्निंग जो थी इसके अंदर से 2,000 आपने यहाँ से इस्तेमाल करा। तो ये आपके पास 6,000 की रिटेन अर्निंग बाकी बचती है। तो अब आपके पास शेयर्स कितने हो गए? शेयर्स आपके पास 100,000 ये थे और 20,000 शेयर्स ये इशू करे आपने। तो आपके पास जो शेयर्स हैं 100,000 ये हैं और प्लस 20,000 बोनस इशू आपने किया, तो यू गेट 120,000 शेयर्स आपके पास हैं। ये जहन में रखिएगा। आगे कहता है 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने के बाद, राइट इशू of 1 ordinary shares for every 4 held was made. The shares were issued at $0.30 each. राइट इशू क्या होता है? राइट इशू नॉर्मली जब कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को दोबारा शेयर इशू करती है और उसमें नॉर्मली मार्केट पे जो रेट चल रहा होता है उससे कम रेट के ऊपर ऑफ़र करती है ताकि शेयर होल्डर्स को भी मतलब आसानी हो, उनको बेनिफिट्स पास हो और मार्केट से कम वैल्यू के ऊपर वो शेयर ले। आप देखिए 0.30 का मकसद ये कि मार्केट में ये शेयर की वैल्यू 0.30 से भी ज़्यादा है। तो हर कितने हैं? फॉर एवरी 4 हेल्ड। फॉर एवरी 4 हेल्ड का मकसद है टोटल हमारे पास 120,000 शेयर्स हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो यू गेट 30,000। ये 30,000 शेयर्स जो है आपने राइट इशू करा और हर शेयर की वैल्यू अब 0.30 है।
तो अगर मैं इसको 0.30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9000, इसका मकसद है $9000 जो हैं वो उसका आपने राइट इशू किया है। इस 9000 में से ये जो $30,000 है इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 0.25 से। 25 इसकी पार वैल्यू है, तो $7,500 जो है ये बुक वैल्यू है, इसकी पार वैल्यू, और शेयर प्रीमियम जो है इसका $1,500 का। इनको मिलाएंगे तो $9,000 आ जाएगा आपके पास। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या है, पूछता क्या है, कहता है बट बाय हाउ मच डिड द कंपनीज इक्विटी इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स, के इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कंपनी की इक्विटी में कितना इजाफा हुआ। तो देखिए कंपनी की पहले इक्विटी कितनी थी वो देख लेते हैं। 25,000 ये है, प्लस 3,000 एक है, और प्लस 8,000 एक है। इन तीनों को मिलाएं तो 36,000 बनता है। ये 36,000 इक्विटी थी आपकी। अब क्या पोजीशन है, अब देख लेते हैं। अब टोटल शेयर्स आपके पास कितने हो गए, 120,000 ये और 30,000 ये हो गए। तो इसका मकसद है 150,000 शेयर्स आपके पास ये हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 0.25, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो 150,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 37,500 ये आपके पास शेयर्स हो गए। रिटेन्ड अर्निंग तो आपकी शेयर प्रीमियम जो था, अलबत्ता ये आपके पास, अब आपके पास शेयर प्रीमियम कितना है, $1,500 का शेयर प्रीमियम। ये जो अभी आपने राइट इशू किया है, जो मैंने आपको करके बताई कैलकुलेशन, ये शेयर प्रीमियम, क्योंकि 3,000 का तो आपने बोनस इशू के अंदर यूज़ कर लिया था। अब आपके पास $1,500 का ये है आपके पास, और रिटेन्ड अर्निंग आपके पास है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है आपके पास, 8,000 की थी, 2,000 आपने इस्तेमाल कर ली, तो 6,000 की रिटेन्ड अर्निंग आपके पास है। ये तीन ही चीज़ें हैं जो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बनती हैं। 37,500 प्लस 1,500 एंड प्लस 6,000, यू गेट $45,000। ये अब आपकी इक्विटी है $45,000। तो $45,000 अब है, 36,000 आपकी ये थी पुरानी वाली, तो 9,000 से इंक्रीज़ हुई है आपकी इक्विटी। तो यहाँ क्या दे रहा है, देखिए ये 9,000 से इक्विटी, डी चॉइस आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो डी चॉइस है आपकी, उसमें 9,000 दिया हुआ है। तो यही 9,000 से इक्विटी आपकी इंक्रीज़ हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की राइट चॉइस जो है वो डी बनती है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। 17 में आ जाए, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनरी शेयर्स इज़ करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक जो है वो सही है। डिविडेंड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, के डिविडेंड्स जो ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर दिए जाते हैं आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो एक्चुअली प्रॉफिट में से प्रॉफिट को आप अप्रोप्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो है आप ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट जाता है और रिटेन्ड अर्निंग से ही फिर हम डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो दिस इज़ द राइट चॉइस। ए जो आपसे कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनरी शेयर इज़ करेक्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक ये जुमला बिल्कुल सही है कि डिविडेंड और ऑर्डिनरी शेयर्स आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बी भी पढ़ते हैं, डिविडेंड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर पेड एट द सेम रेट ईच ईयर। ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, क्योंकि हर साल तो प्रॉफिट्स भी चेंज होगा। समटाइम्स आप डिविडेंड अनाउंस ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर नेवर इशूड एट प्रीमियम, ये भी गलत बात है। ऑर्डिनरी शेयर्स को हम नॉर्मली उसकी जो पार वैल्यू होती है उससे ज़्यादा के ऊपर इशू कर सकते हैं। द होल्डर्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स आर क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी, की ये क्रेडिटर है कंपनी के, ऐसा नहीं है, दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो फिर ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 18 में आते हैं, हु आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन है, जो इंटरनली तौर पे बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो कस्टमर तो रन नहीं करते इंटरनली, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर्स अलबत्ता जो कंपनी के हैं, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपनी एंड दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म।
तो ये बिल्कुल सही बात है। लेंडर्स जो है वो तो इंटरेस्टेड ये है कि आप बिज़नेस में उसका पैसा उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और शेयर होल्डर्स जो है वो बिज़नेस रन नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता चल जाते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया। तो आपके जो इंटरनल यूज़र्स हैं जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरनली यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, डिफरेंट डिसीजंस लेंगे, प्रोजेक्ट चलना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स बेहतर हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स बेहतर नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, किस प्राइस के ऊपर बेचेंगे, ब्रेक इवन किस तरीके से आएगा, दीज आर द डिसीजंस जो सारे डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो 18 की जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस है आपकी। उसके बाद 19 के अंदर आते हैं, कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है, फाइनेंस कॉस्ट दे रहा है, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है और रिटेन अर्निंग है। ये तीन की तीन चीज़ें जो हैं आपकी, एक ये 50,000, एक आपका 4,000 और एक 20,000, अगर तीनों को मिलाएं तो ये 74,000 बनता है। और ये एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, जब इसको हम मिलाते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। और नॉर्मली जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, ये फाइनेंस कॉस्ट को हम नहीं लेंगे, जो ऑपरेशनली आप प्रॉफिट कमाते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपका। और नॉर्मली ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, और ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो मैं अगर 16,000 को डिवाइड करूँ 74,000 से एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 21.62 आता है। तो फार्मूला क्या हो गया कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, तो 21.62 आ गया। और 21.62 आप देख रहे होंगे कि सी जो चॉइस है उसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो 19 जो है उसको आप कह सकते हैं कि जो आपकी सी चॉइस है वो फिर डायरेक्ट आपकी राइट चॉइस बनती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को रखते हैं, फाइनेंस कॉस्ट को माइनस नहीं कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए बिजनेस, ऑल परचेजेज एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। तमाम परचेजेज एंड सेल्स जो है वो क्रेडिट होती हैं। परचेजेज आपकी ये दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितना टाइम लगता है रिसीवेबल से पैसा वसूल करने में, रिसीव करने में। तो जब भी ये दिया हुआ हो तो पहले तो आप रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स निकाल लें। आप टाइम्स निकालने का तरीका क्या है कि रेवेन्यू को ऊपर रखें और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को नीचे रखें। एवरेज तो एक ही दिया हुआ है, अगर दो हों ओपनिंग और एंडिंग को इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी एक ही है। तो रेवेन्यू आपको 209,980 आपका रेवेन्यू है और ट्रेड रिसीवेबल है 28,765। जब आप ये निकालेंगे तो तो 7.299 7.2998 टाइम्स कितनी दफ़ा पैसा आपका रिसीव होता है। और जब आपको डेज़ में निकालना है तो डेज़ में निकालने का तरीका ये है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको ये 365 साल में डेज़ होते हैं, इसको ये जो टाइम्स आपने निकाला है रिसीवेबल इन टाइम्स, इसको नीचे रख दें आप। जो भी रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल इन टाइम्स आपका निकला है उसको 365 जो डेज़ होते हैं साल के, उसको इससे डिवाइड कर दें, देन यू गेट 50। तकरीबन 50 डेज़ आपको लगते हैं ये पैसा रिसीव करने में कस्टमर से। तो ये 50 डेज़ चॉइस ए के अंदर आपको दिया हुआ है, तो फिर राइट चॉइस जो है ए आपकी होती है। और 50 डेज़ के कैसे निकाला वो आपने देखा। 21 में आते हैं, हाउ आर स्टेप
कॉस्ट बेस्ट डिस्क्राइब कि जो स्टेप कॉस्ट है उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए स्टेप कॉस्ट क्या होती है, स्टेप कॉस्ट का मकसद है एक सर्टेन लेवल तक जो आपकी कॉस्ट हैं वो फिक्स होती हैं, और जब वो एक्टिविटी लेवल आ जाता है तो उसके बाद जब कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। तो कॉस्ट दैट इज ऑलवेज वेरिएबल ऐसा नहीं है, स्टेप कॉस्ट जो है एक सर्टेन लेवल तक जो है वो फिक्स होती हैं। कॉस्ट दैट हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, ये भी नहीं है, ये फिक्स नेचर की कॉस्ट होती हैं जो एक सर्टेन लेवल तक आपकी फिक्स होती है। फिक्स कॉस्ट दैट आर ऑलवेज द सेम अमाउंट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये भी इनकरेक्ट है, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी तक नहीं, कॉस्ट डेफिनेटली एक सर्टेन लेवल तक तो फिक्स रहेगी, उसके बाद चेंज हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट दैट विच इंक्रीज इन टोटल वंस ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट इज रीच, जब एक सर्टेन लेवल जो है पहुंच जाता है तो वहाँ ये फिर ये टोटल जो है फिर वो चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट 50,000 लगती है और इंक्रीज इन टोटल, और जैसे ही आपका ये 1001 होता है यूनिट्स तो ये हो सकता है 75,000 हो जाए। उसकी एक रीज़न हो सकती है कि एक सर्टेन लेवल तक हो सकता है आपकी जो जगह है, जो आपकी प्लेस है, वो उस लेवल तक तो आपको एकोमोडेट करेगी। जब उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है किराए के ऊपर रेंट पे आपको जगह लेनी पड़े, तो आपकी कॉस्ट जो है ड्रामेटिकली तो चेंज हो जाएगी उस स्टेज पर आकर, और आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। इसी तरीके से लेबर है, हो सकता है लेबर सर्टेन लेवल के बाद में आपको फिर हायरिंग करनी पड़े, और वो जो हायरिंग होगी उससे भी बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इट डिपेंड्स, आपकी जो स्टेप कॉस्ट होती हैं वो एक सर्टेन लेवल तक तक तो वो फिक्स रहती हैं, टोटल चेंज नहीं होती हैं। जैसे ही वो लेवल ऑफ एक्टिविटी आता है तो उसके बाद फिर वो चेंज हो जाती हैं, इन्हें स्टेप कॉस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि 21 की डी चॉइस जो है फिर राइट चॉइस है। 21 के अंदर हम कहेंगे कि डी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। 22 के अंदर आते हैं, जमाल यूसेस द एवरेज कॉस्ट सिस्टम टू वैल्यू हिज इन्वेंट्री, एवरेज कॉस्ट इस्तेमाल करता है वो। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नो ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री उसके पास नहीं थी, अलबत्ता 60 यूनिट्स उसने, ये देख रहे हैं 60 यूनिट्स उसने $120 पर यूनिट के हिसाब से लिए। तो 60 ज़रा 120 जो है वो 7,200 आपका बन गया। फिर 100 यूनिट्स उसने 116 के हिसाब से, तो 100 को मल्टीप्लाई करें 116 से 11,600 बनता है। तो ये तो आपने यूनिट्स ख़रीदे हैं, और 23 को कहता है 110 यूनिट्स वर सोल्ड फॉर $150 पर यूनिट। जब भी ऐसा है तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट आप निकाल लें। उसका तरीका ये है कि इनको जमा करें, 7,200 11,600, इसको प्लस करा, आपके पास 18,800 आ गया। और टोटल यूनिट्स कितने हैं, इन दोनों यूनिट्स को आप देखेंगे तो 160 है। 160 यूनिट से इसको डिवाइड कर दें तो 117 ये पर यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ गई। एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है कि जो परचेजेज हैं दो डिफरेंट डेट्स के ऊपर, उनको अलग अलग करके आप उनकी कॉस्ट निकाल लें और टोटल यूनिट्स निकाल के उससे डिवाइड करते हैं, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअली 110 यूनिट्स आपने बेचे हैं, तो 110 यूनिट्स को इस रेट से जो एवरेज रेट आया है आप मल्टीप्लाई कर दें तो 12,925 $12,925 जो है वो बेसिकली व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर मार्च। मार्च के महीने में जो माल बेचा है आपने उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो हमने निकाल ली इस तरीके से। 110 यूनिट्स की, तो सेलिंग प्राइस है 150, इसको नहीं लीजिएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करके जो रेट है उसको इसको 110 जो बचा है उसका जो बेचा है आपने उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास बी चॉइस आपने देखा कि $12,925 जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके पास 22 के अंदर जो बी चॉइस है वो फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। 23 के अंदर आते हैं, बिजनेस मैक्स वेटिंग प्रेस, एक बिजनेस जो है वेटिंग प्रेस बनाता है। ईच मशीनिस्ट इस पेड $30 ए डे, कि जो भी मशीनिस्ट जो मशीन पे काम करता है वो $30 उसको पर डे मिलते हैं। एंड ईच सुपरवाइज़र $40, और हर सुपरवाइज़र को $40 मिलता है अ डे, एक दिन का। ईच सुपरवाइज़र कैन वर्क विद अप टू 10 मशीनिस्ट,
कि हर सुपरवाइज़र 10 जो मशीनिस्ट हैं जो मशीन पे काम कर रहे हैं उनको वो सुपरवाइज़ कर सकता है। एंड ईच मशीनिस्ट, और हर मशीनिस्ट जो मशीन पे काम करता है, कैन प्रोड्यूस 1 वेडिंग ड्रेस ए डे। वो हर दिन एक ड्रेस बना सकता है। इफ़ 95 वेडिंग ड्रेसेस अ डे आर प्रोड्यूस, अगर 95 ड्रेसेस बनते हैं, व्हाट इज़ द डेली लेबर कॉस्ट? तो डेली लेबर कॉस्ट कितनी है? देखिए, हर मशीनिस्ट जो है एक वेडिंग ड्रेस बनाता है और मशीनिस्ट की जो पे है वो $30 है। तो इसका मकसद है 95 मल्टीप्लाइड बाई 30, क्योंकि 95 ही मशीनिस्ट आपको चाहिए और हर मशीनिस्ट जो है उसको $30 मिलता है। तो 95 मल्टीप्लाइड बाई 30, 2850। ये तो मशीनिस्ट की कॉस्ट हो गई जो मशीनिस्ट को मिल रही है। अब आ जाते हैं हम सुपरवाइज़र के ऊपर। सुपरवाइज़र का क्या होगा? देखिए, हर सुपरवाइज़र 10 मशीनिस्ट को देख सकता है। तो 95 मशीनिस्ट का मकसद है एटलीस्ट आपको 10 सुपरवाइज़र चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक तो आप नहीं करेंगे कि 9.5 सुपरवाइज़र। तो जब भी आप 9 से अगर बढ़ गए आप, क्योंकि 95 ड्रेसेस बना रहे हैं, 95 मशीनिस्ट काम कर रहे हैं, तो 10 सुपरवाइज़र आपको चाहिए। हर सुपरवाइज़र को $40 मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 400 बनता है। सुपरवाइज़र को 400 मिल रहे हैं और मशीनिस्ट जो है उनको 2850 मिल रहे हैं। तो 3250 ये लेबर कॉस्ट आपकी आ गई। $3250 और $3250 आप देख रहे होंगे डी चॉइस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो 23 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो फिर डी चॉइस है, और कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई। 24 में आते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वेरिएबल कॉस्ट। के कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करता है? कॉस्ट दैट आर द सेम इन टोटल अप टू अ सर्टेन लेवल देन इंक्रीजेज विद आउटपुट। तो ऐसा नहीं है कॉस्ट दैट आर द सेम इन टोटल अप टू अ सर्टेन लेवल। ये तो स्टेप कॉस्ट में भी आपको बता कर आ रहा हूँ कि एक सर्टेन लेवल तक जो कॉस्ट है टोटल वो सेम रहती है, फिर जब आउटपुट आगे बढ़ती है तो फिर बढ़ती है, इसे स्टेप कॉस्ट कहते हैं। तो यह इनकरेक्ट है, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट का पूछ रहा है। कॉस्ट दैट आर द सेम इन टोटल ओवर एनी आउटपुट लेवल। कॉस्ट जो हमेशा सेम रहती है चाहे कोई भी, ऐसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ेंगी। उनका रेट जो है वो किसी भी आउटपुट के ऊपर उनका रेट सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजटेड कैलकुलेट किया कि भाई 10,000 यूनिट्स आपके बनेंगे और जो आपकी लेबर है वो उनकी कॉस्ट जो है 100,000 है। 100,000 लेबर की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की, और 10,000 यूनिट्स वो बनाएगी। तो 100,000 को जब 10,000 से आपने डिवाइड किया तो $10 पर यूनिट। अब ये रेट फिक्स है, आप मतलब उसको अगर 5,000 यूनिट्स बनाएं, आप 10,000 यूनिट्स बनाएं, लेबर को आप $10 पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। तो इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट दैट आर द सेम इन टोटल, लेकिन ये टोटल तो बढ़ेगी। अगर 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स हो गए तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर तो आपकी बढ़ेगी, रेट अलबत्ता कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट दैट आर कांस्टेंट पर यूनिट एज आउटपुट इंक्रीजेज। अब ये जो सी है जिसके अंदर ये कहता है आपसे कि कॉस्ट दैट आर कांस्टेंट पर यूनिट, यानी पर यूनिट कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी वेरिएबल के अंदर। इज आउटपुट इंक्रीजेज, अगर आउटपुट बढ़ती भी है तो पर यूनिट का रेट जो मैं समझा के आ रहा हूँ कि लेबर को तो आप वही देंगे ना $10 के हिसाब से। अगर ये बढ़ भी जाएगी प्रोडक्शन तो भी उसे $10 मिलेगा। तो ये जो सी चॉइस है आपकी फिर ये राइट है कि दैट आर कांस्टेंट पर यूनिट, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू टर्म्स के अंदर जो ऊपर वाला था वो बढ़ रही है वैल्यू। कॉस्ट दैट इंक्रीजेज पर यूनिट एज आउटपुट इंक्रीजेज, ये ऐसा नहीं है। कॉस्ट दैट आर इंक्रीज पर यूनिट रेट आपका चेंज नहीं होगा, वो फिर कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट बढ़ेगी जब भी। तो इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और सी चॉइस आपकी फिर राइट चॉइस है। 25 में आते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स शेयर्स। शेयर्स वो बनाती है। द फॉलोइंग पर यूनिट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल्स प्राइस दी हुई है आपको, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर दिया हुआ है, एंड अदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दोनों को मिलाएं तो $15। इसका मकसद है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपकी, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी $15 पर चेयर है।
वेरिएबल सेलिंग तो जब माल बनेगा बिकेगा उसके ऊपर ये लगेगा, और फिक्स कॉस्ट ये दी हुई है। द कंपनी हैज़ द ऑप्शन फॉर बाइंग इन द शेयर्स फॉर रीसेल इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम। कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो ये जो चेयर्स हैं इसे वो बाहर से ख़रीद सकती है बजाय बनाने के। एट विच परचेज प्राइस वुड द कंपनीज प्रॉफिट बी अनचेंज, कि कौन सी परचेज प्राइस होगी जिस पे कंपनी का प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। वेदर द कंपनी गोज़ फॉर बाइंग दिस चेयर और गोज़ फॉर मेकिंग दिस चेयर, इन ईदर वे कंपनी का प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल है। देखिए हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $15 पर यूनिट है। अगर $15 के ऊपर ही इस चेयर को हम ख़रीद लेते हैं बाहर से, तो फिर हमारा प्रॉफिट वही होगा जो इस वक्त हम अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, वेरिएबल सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। जो चेंजिंग एलिमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो 15 12 और 3 को प्लस करें तो 15 आता है, और ये $15 जो है ये चॉइस ए के अंदर उसने आपको दिया हुआ है। तो अगर $15 के अंदर हम चेयर ख़रीदते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो चेंज नहीं होगा। आज जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वही प्रॉफिट आज हम ये चेयर बना के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वही प्रॉफिट हम ये चेयर बाहर से ख़रीद के बनाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट $15 है और इसी के ऊपर ही हम इस चेयर को ख़रीदेंगे बाहर से। तो 15 इज़ द राइट चॉइस, $15। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आ जाएं। बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जे लिमिटेड शोज़ द फॉलोइंग। बजटेड इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद है ब्रेक इवन सेल्स और एक्चुअल सेल्स, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि ब्रेक इवन सेल्स हमें पता हो, ब्रेक इवन के लिए ज़रूरी है कि हमें कंट्रीब्यूशन CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें पता हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का तरीका क्या है कि सेल्स में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। सेल्स जो है 400,000 की है, इसमें से 240,000 हमने माइनस कर दिया, 160,000 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ये देख रहे हैं ये सेल्स दी हुई है, इसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपके पास 160, इसको फिर आप सेल्स से डिवाइड कर दें। सेल्स आपकी 400,000 दी हुई है, जब ये 160,000 को आपने डिवाइड किया 400 से तो यू गेट 40%। 40% आ गया। ब्रेक इवन सेल्स निकालने का तरीका ये है, ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में आपको चाहिए, फिक्स कॉस्ट को आप ऊपर रखें और डिवाइड कर दें CM परसेंटेज से, जो भी परसेंटेज आपकी आई है। अगर अमाउंट वैल्यू आपको निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 132,000 ये है, और ये 40% का मकसद है 0.4 आप लिख दें। 132,000 divided by 0.4 you get $330,000। ये ब्रेक इवन सेल्स आपके पास आ गई $330,000। एक्चुअल सेल्स आपने 400,000 की है, आप देख रहे होंगे ये एक्चुअल सेल्स है आपकी। तो 400,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 330 यू गेट $70,000। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। ब्रेक इवन सेल्स निकालने का तरीका ये है कि कंट्रीब्यूशन जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से, तो अमाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर स्प्रेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से करेंगे तो यूनिट के अंदर ब्रेक इवन सेल्स आपकी आ जाएगी। तो हमारे पास 40% आया था और फिक्स कॉस्ट 132,000 थी। 132,000 को डिवाइड किया हमने 0.4 से, ब्रेक इवन सेल्स आ गई जो $330,000 थी, और सेल्स आपकी एक्चुअल सेल्स आपकी 400,000 है, डिफरेंस 70,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 70,000 चॉइस ए के अंदर दिया हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो 26 के अंदर अगर आप बात करें तो 26 का जो राइट चॉइस है फिर ए बनती है। 27 के अंदर आते हैं, द फॉलोइंग डिटेल्स आर सप्लाइड बाय कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में ये चीज़ें आपको दे रहा है वो। बजटेड ओवरहेड्स आपके हैं $162,000 के, और बजटेड जो मशीन आवर्स हैं वो 36,000 हैं। इसको इससे डिवाइड कर दें तो 4.5 यह आपका रेट आ गया।
रेट कैसे निकाला आपने? ये जो बजटेड ओवरहेड है इसको डिवाइड कर दें बजटेड मशीन आवर्स से, तो 162,000 डिवाइड कर दिया आपने 36,000 से, 4.5, और इसको फिर एक्चुअल मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअल मशीन आवर्स क्या हैं आपके? 36,500। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन के ऊपर आपने कितना बजट ओवरहेड अप्लाई किया। पूछ भी ये रहा है व्हाट इज़ द अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स, के जो ओवरहेड है वो अंडर अप्लाइड किया है आपने या ओवर अप्लाइड किया है। तो पहले तो रेट निकालने, रेट के बाद एक्चुअल जो मशीन के घंटे हैं उससे मल्टीप्लाई करें। 164,250 ये FOH फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, कितना आपने अप्लाइड किया है। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल देख रहे हैं 155,000, 155,000 एक्चुअल ओवरहेड है, और इसमें से आपने 155,000 माइनस कर दिया, 9250 ये आपने ओवर अप्लाइड कर दिया, क्योंकि आप देखें जो अप्लाई किया है वो ज़्यादा है प्रोडक्शन के ऊपर, तो ओवर अप्लाइड या ओवर एब्जॉर्ब्ड आप कह लें। तो 9,250 जो है वो ओवर एब्जॉर्ब्ड। इसी चॉइस में आप देख रहे होंगे 27 जो है उसकी राइट चॉइस जो है फिर आपकी सी बनेगी, ओवर एब्जॉर्ब्ड है 9,250। मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया कि कैसे ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आया, कंपनी हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ $40,000 पर मंथ, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन $30,000 है, अप्रैल के यूनिट्स $15,000 सॉरी ये प्रोडक्शन दी हुई है, तो मार्च में 30,000 यूनिट्स हैं और अप्रैल के अंदर 15,000 यूनिट्स हैं। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर मार्च पर $90,000, मार्च के महीने की टोटल कॉस्ट $90,000 की। तो ज़रा देखते हैं, फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000 है, टोटल कॉस्ट 90,000 माइनस फिक्स कॉस्ट आपकी 40,000 सवाल में ही बता रहा है वो आपको। तो 50,000 जो हैं ये फिर वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई, और प्रोडक्शन कितनी थी आपके पास? 30,000 थी। अब मार्च के महीने की देख रहे हैं 30,000, इससे डिवाइड करके वेरिएबल का रेट निकाल रहे हैं। 1.67 कर दें आप, 1.67 आपका वेरिएबल का रेट आ गया। जब आपको पता है कि वो पूछता है व्हाट वर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अप्रैल, अप्रैल के महीने की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होंगी, वो तो 40,000 रहेंगी। वेरिएबल का रेट आपने निकाल लिया है, अप्रैल के महीने के यूनिट्स आपके पास दिए हुए हैं, कितने यूनिट्स हैं? 15,000। इसको, इस रेट को जो निकाला है इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25,000 आपके पास आता है। ये एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और फिक्स कॉस्ट आपको पता है वो तो है ही 40,000, तो ये 65,000 जो है वो एक्चुअली टोटल कॉस्ट है अप्रैल के महीने की। और 65,000 आप देख रहे होंगे बी चॉइस के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस है। कैसे है? सिंपल लॉजिक है, हमने वही कंसेप्ट इस्तेमाल करा कि जो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दी हुई थी हमें मार्च की 90,000, उसमें से फिक्स माइनस करके हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, उस महीने के यूनिट्स दिए हुए थे डिवाइड करके पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। और अभी हमने ये पढ़ा है कि प्रोडक्शन अगर चेंज भी हो जाए तो पर यूनिट जो रेट है वेरिएबल का वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो जो रेट था उसे अप्रैल के महीने के ऊपर लगा के 15,000 यूनिट्स के ऊपर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, और फिक्स जो आई 25,000, फिक्स कॉस्ट तो 40,000 दी हुई थी, प्लस करके 65,000 राइट चॉइस थी। 29 में आते हैं, अ कंपनी इज प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स वर आइडेंटिकल। कंपनी का प्रॉफिट इन दोनों कॉस्टिंग के अंदर आइडेंटिकल है, कोई चेंज नहीं है। देखिए इसका बड़ा सिंपल होता है कि अगर आपके प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है वो सेल्स के यूनिट्स के इक्वल हो जाते हैं, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है,
तो फिर इन दोनों जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं इसका प्रॉफिट भी सेम आएगा। इसकी वजह यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होती है उसमें फ़िक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा जितने भी यूनिट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितनी भी फ़िक्स कॉस्ट होती है उसे हम पीरियड कॉस्ट बना के इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो इन एनी मंथ, इन एनी पीरियड, जब ये जो जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इतनी ही आपकी सेल्स हो रही है, तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री बची ही नहीं है, तो कोई भी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसलिए दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। ये जो डी आप देवर ग्रेटर देन ब्रेक इवन, ये इनकरेक्ट है। देवर ग्रेटर देन द सेल्स यूनिट्स, ये भी गलत है। देवर द सेम एज द ब्रेक इवन, ब्रेक इवन से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक तो टोटल सेल्स से है। ये डी में कहता है देवर द सेम एज द सेल्स यूनिट्स, के प्रोडक्शन आपकी सेल्स यूनिट्स के बराबर जब आ जाएगी तो इन दोनों का प्रॉफिट सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट चॉइस है फिर आपकी वो डी चॉइस बनती है। और क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हम आते हैं। 30 में कहता है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अ रीज़न वाई बिजनेस प्रिपेयर्स बजट, के ये इन चारों में से एक रीज़न ऐसी है कि जिसकी वजह से हम बजट नहीं बनाते। पढ़ते हैं ज़रा। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सही बात है। बजट आप बनाएंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, क्योंकि इन सबको मिलकर काम करना है और सिनर्जी ड्राइव करनी है। सिनर्जी क्या होती है? 1 + 1 = 11। 1 + 1 2 नहीं होते तो नॉर्मल होगा। 1 + 1 अगर 11 बन रहे हैं तो सिनर्जी ड्राइव कहलाती है। और बजट जो है वो एक सिनर्जी ड्राइव करने का एक बड़ा टूल होता है। तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बढ़ेगा। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, जब हम बजट बना रहे हैं तो फ्यूचर की प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे ताकि उन्हें कैटर फॉर करके फिर बजट बनाएं, तो ये भी सही बात है। टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके पास आते हैं और आपको पता चलता है कि भाई इस आदमी को, ये इस मैनेजर को ये काम करना है, तो बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होती हैं बजट से। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर, ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली यही हमारी राइट चॉइस है, क्योंकि ये सही बात नहीं है। हम बजट इसलिए नहीं बनाते कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बजट तो इसलिए बनाते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँ, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें, कोऑर्डिनेशन लेवल हमारा अच्छा हो जाए और हम जो प्रॉफिट सोच रहे हैं वो प्रॉफिट हम अचीव कर लें, प्रॉफिट का टारगेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हुआ। ये पेपर है इंशाल्लाह, फिर इसका जो अगला पेपर है विंटर का उसको करेंगे। इन द मीन टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।